मूवमेंट गजब का मूवमेंट है। और मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए कल बातचीत जब हो रही थी तो लगता था कैसे आएंगे, सफल लैंडिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? अमरपाल जी, चलिए, लगता है कि सुन नहीं पा रहे हैं। मिलिंद जी, आप सुन रहे हैं क्या मुझे? जी जी, हम सुन पा रहे हैं। मैं आपको मेरी मेरा आवाज आ रही सवाल है? आपसे कि क्या, किस तरीके से वो फीलिंग थी, क्या अनुभूति आपको हो रही थी, क्या दिमाग में चल रहा था, जी आखिरकार क्या होगा? क्योंकि वो लास्ट का जो 8-10 सेकेंड होता है, बड़ा बहुत क्रूशियल माना जाता है। जी जी। तो इसमें देखिए, दो स्टेजेस बहुत ही क्रूशियल होती है। हम्म। ये हालांकि जितना इजी हम लोगों को आसानी से स्क्रीन पे दिखता है, ये असली में मिशंस इतने आसान होते नहीं हैं। तो हम्म। जब लिफ्ट ऑफ होता है वो टाइम देखिए, आपने कई बार कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आए थे जिसकी वजह से एक्सियोम 4 मिशन को टाला गया था, 3-4 दिन आगे बढ़ाया गया था। हम्म। वहां पे गैस लीकेज जैसी चीजें आई थी। तो ये बहुत क्रिटिकल चीजें होती हैं, और लिफ्ट ऑफ सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। और उसके बाद एक सेकेंड स्टेज होती है वापस आना। हम्म। जब रिटर्निंग होती है तो रिटर्निंग बेसिकली चार अलग अलग स्टेजेस में होती है। तो पहला एक होता है डिपार्चर, जब वो अनडॉक करता है, जो आईएसएस है उससे वो अलग होता है, जो पूरा जो स्पेस मिशन होता है हम्म। ये होता है। उसके बाद सोचिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई जो मिशन चला है और उसको वापस पृथ्वी पे आना है, एटमॉस्फेयर पे आना है। तो ये एक 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू होने वाली चीज आती है सीधे 30 किलोमीटर प्रति घंटे पे। तो ये जो एक मैसिव चेंज है ना, जो आप हम्म। देख रहे हैं 28,000 से 30 किलोमीटर पे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम्म। फिर उसके बाद जब ये एटमॉस्फेरिक एंट्री करता है तो इसमें एक पीरियड आता है जिसको बोलते हैं ब्लैकआउट पीरियड। हाँ। ये लगभग 3 से 60 मिनट तक, 7 मिनट्स तक रहता है ब्लैकआउट पीरियड। यानी कि जैसे कि नाम कह रहा है ब्लैकआउट, मतलब सारे कम्युनिकेशन कट हो जाते हैं, हम्म। कोई भी संपर्क नहीं रहता है। कोई ना वहां से कुछ हम लोग को बता सकता है, ना यहाँ से स्पेस एजेंसीज उनको कुछ इंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज की बात उनसे कर सकते हैं। पूरी तरह से कम्युनिकेशन चला जाता है। ये पीरियड बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि यहाँ प्लाज्मा फॉर्मेशन होती है, इतनी हम्म। तेजी से वो चीज नीचे धरती की तरफ आ रही होती है कि प्लाज्मा बनने लगती है। हम्म। तो ये पीरियड भी सक्सेसफुली निकल गया। हालांकि सुनीता विलियम्स वाला अगर आप देखिए तो वो भी बहुत सक्सेसफुल मिशन था। तो इस बार कॉन्फिडेंस ज्यादा था सभी को हम्म। कि अच्छे से निकाल ले जाएंगे, हम्म। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले सुनीता विलियम्स वाला भी सेम मिशन एक तरह का शुरू किया गया था। हम्म। फिर उसके बाद जब वापस फाइनल स्टेजेस आती हैं जिसमें पैराशूट खुलने शुरू होते हैं, जब लगभग वो 7 किलोमीटर के आसपास दूरी रहती है पृथ्वी से, तब उसमें ड्रोग हम्म। पैराशूट्स होते हैं, वो डिप्लॉय खुल जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये होता है तो 25-30 किलोमीटर की स्पीड पे ले आता है। और आखिरी सबसे क्रिटिकल जो होता है स्प्लैश डाउन या हम्म। लैंडिंग इसको हम्म। बोलते हैं। इसको स्प्लैश डाउन इसलिए बोलते हैं, स्प्लैश मतलब कि पानी में कोई चीज को एक तरह से गिराना, स्प्लैश करना, तो इसको स्प्लैश डाउन बोलते हैं। तो इसमें जो इस मिशन में जैसे ड्रैगन था, जो इनकी कैप्सूल है, एक तो वो सही जगह पे स्प्लैश करनी चाहिए। उसका जो इम्पैक्ट होता है जब वो हिट करता है पानी की सतह को, तो वो भी सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो चोट आ सकती है, इंजरीज आ सकती है। तो ये बहुत सारी क्रिटिकल चीजें होती हैं जो 5-6 स्टेजेस में होती हैं। अब उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा रिहैबिलिटेशन। हम्म। क्योंकि जो उस ग्रेविटी जैसे पृथ्वी जैसी ग्रेविटी तो होती नहीं है स्पेस में। तो जो उस तरह के माहौल से, उस तरह की ग्रेविटी, इतने चैलेंजेस, आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स में भी बताया था, पानी कैसे पीना एक चैलेंज होता है वहां पे। हम्म। वहां पे सब कुछ चैलेंज होता है, मतलब हम्म। ऐसी चीज ही नहीं होती है। तो उसके बाद रिहैब की जरूरत पड़ती है। हम्म। अभी अभी ये पता लगेगा कि कितना क्या सेहत पे असर आया, क्योंकि वहां रेडिएशन बहुत होता है। तो रेडिएशन से तरह तरह की बीमारियां बन सकती हैं। जैसे मसल एटॉफ्री एक चीज होती है, जब ग्रेविटी नहीं होती है तो मसल हड्डी से छोड़ने लगती है, वीक हो जाती है। जो हम्म। मसल्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। फिर बोन लॉस होने लगता है। कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम बोन का जो होता है वो, मान के चलिए 1 से 2% पर मंथ के हिसाब से वो बिल्कुल रिड्यूस होने लगता है। फिर एक और सबसे कंसर्निंग चीज होती है फ्लूइड शिफ्ट। जैसे हम लोग के शरीर में फ्लूइड होता है, हम्म। तो वो ग्रेविटी है नहीं, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हम्म। अब देखिए एक रिहैबिलिटेशन ये शुरू हुआ है। अब आगे पता चलता है कि क्या क्या चीजें, कैसी सेहत है। आपने देखा होगा जैसे शुभांशु शुक्ला जब निकले थे तो वो थोड़ा लड़खड़ा से रहते, हालांकि बहुत स्टेबल थे, बहुत हम्म। ज्यादा स्टेबल थे। और अगर मैं सुनीता विलियम्स वाला टाइम रिवाइंड करूँ तो एक कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छा स्टेबल थे, काफी कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने हाथ भी वेव किया था।
और ये आसान चीज नहीं होती है जितना दिखने में लगता है। अब इनका मेडिकल इवैल्यूएशन होगा, मतलब मान के चलिए मेडिकल इवैल्यूएशन ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाता है जब ये निकाले जाते हैं कैप्सूल से। उसके बाद इनका लगभग 1 हफ्ते तक फिजिकल रिहैबिलिटेशन चलेगा, मतलब कि इनको एक्सरसाइज कराई जाएगी, इनको लिटरली इनको ट्रेडमिल जैसे जिम टाइप की चीजें एक्सरसाइज होती है ना, साइकिलिंग, ट्रेडमिल और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये सारी कसरतें कराई जाती हैं, ये एक्सरसाइज कराई जाएंगी। फिर उसके बाद इनकी मसल्स पे मसल टोन करने की एक्सरसाइज, हार्ट पे एक असर आता है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बहुत जरूरी होती है। फिर आपने सुना होगा फिजियोथेरेपी, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। आपने जैसे देखा होगा उन्होंने स्प्लैश डाउन किया था, तुरंत एक क्रू आ गया था, एक नाव में एक तरह की बोट थी जो बहुत तेजी से आई थी कैप्सूल के पास और उनको निकालने लगी थी। उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं, उनमें साइंटिस्ट होते हैं। ये भी चेक करना होता है कि कैप्सूल क्या ये खोलने लायक सेफ है, अभी क्या इसके एग्जिट डोर खोले जाएं। चल ठीक ऐसा है, नहीं एक बार होता है मैं कि ये जान लेता हूं, अमरपाल जी आवाज पहुंच रही, सुन रहे आप मुझे? जी जी अवध। जी जी ठीक है। अमरपाल जी, अब मेरा सवाल आपसे कि पहले तो आप इस पूरे मिशन को कैसे देखते हैं? धरती पर आ गए हैं, अब जैसा कि अभी मिलिंद जी कई बातें बता रहे थे कि किस तरीके से वो आम रूटीन में आएंगे, ट्रेडमिल पे चलाया जाएगा, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएंगे। आपको सबसे पहले एक रिएक्शन दीजिए अमरपाल जी। हाँ बिल्कुल, वास्तव में ये बहुत सक्सेसफुल मिशन है जो कि एक्सम 4 मिशन है, और नासा के सहयोग से ये मिशन हुआ, स्पेसएक्स के सहयोग से और एक्सम के माध्यम से जो मिशन हुआ। और ये हमारे भविष्य के मिशन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो शुभांशु शुक्ला जी ने अंतरिक्ष में स्प्राउट और जो बीज बोए हैं, वो बीज वट वृक्ष बन करके उभरेंगे किसी दिन। और देखना आप जो है, आज एक कहावत है, एवरीथिंग टेक्स ए टाइम, हर चीज में समय तो लगता ही है, लेकिन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन बहुत कुछ होता है। और वही मिशन ये है कि यहाँ से आज जो है छोटे कदमों ने बड़ा कमाल अंतरिक्ष में किया है। यूं कह सकते हैं कि ये अंतरिक्ष के लिए एक छोटे कदम हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीकी के लिए, और खास करके भारत के तकनीकी के लिए, ये बड़े कदम साबित होंगे निश्चित तौर से। जैसा कि अभी मिलिंद राज जी ने बताया, वो ब्रीफ किया, काफी अच्छा जो है ये मिशन रहा पूरी तरीके से। और इसमें जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस यही है कि जैसे यहाँ से लिफ्ट ऑफ किया, लिफ्ट ऑफ के बाद यहाँ से एंटर हुआ, हमारे एटमोस्फेयर में एंटर होने के बाद 400 किलोमीटर ऊपर जो आईएसएस है वहां जुड़ने के बाद में वहां पर रहे ये 18 दिन तक चारों अंतरिक्ष यात्री, उनके प्रयोग वगैरह करने के बाद में जो है यहाँ पर धरती पर फिर रे एंटर हुआ ये कैप्सूल ड्रैगन 9 जो था। और उतरते समय यानी दाखिल होते समय इसकी गति जो है वो लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दाखिल हो रहा है, उस समय एक यूं कह सकते हैं ब्लैकआउट की कंडीशन आ जाती है, फिर जो प्लाज्मा चारों तरफ से चढ़ जाता है कह सकते हैं, तो उस समय कुछ देर सिग्नल नहीं आते, 5 से 7 मिनट तक फिर सिग्नल पकड़ना शुरू होते हैं। क्योंकि हमारे पूरी दुनिया में जो है वो डीप स्पेस नेटवर्क है, उसके थ्रू जो है जो भी सिग्नल आते हैं जगह जगह रिसीव होते हैं, उनको कलेक्ट करके फिर जो सिग्नल को इकट्ठा करके जो है वो जो वहां पर नासा के जो डीप स्पेस मिशन सेंटर्स हैं और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर्स हैं, वहां से इनका फिर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। उसके बाद में स्प्लैश डाउन, जैसा कि अभी मिलिंदा जी ने बताया, मैं दोहराना चाहूँ चीज को, कि जैसे छपाक से किसी चीज को पानी में लगभग जो है 1.8 या 2 किलोमीटर ऊपर से पैराशूट खुले चार, उसके बाद वो धीरे से जो छपाक से नीचे आ जाना। उसके बाद पूरी टीम रेडी रहती है, नासा की तरफ से, एक्सएम की तरफ से भी और स्पेस एक्स की तरफ से। चुकी है तीनों का मिशन था, तो तीनों की टीम रेडी है। वहां पर जो स्पेस डॉक्टर्स वगैरह है वो देखेंगे, पूरा चेकअप करेंगे, और चल पा रहे थे अच्छे से, ठीक से चल पा रहे थे। क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी में से एकदम ग्रेविटी में आना, एटमोस्फेरिक प्रेशर लगना बॉडी पर, तो थोड़ा सा तो स्वाभाविक बात है, हल्का फुल्का जो है वो अलग फीलिंग होती होगी व्यक्तियों पर, हो ही रही थी, जो दिखाई देती है तमाम मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, जैसा शुभांशु शुक्ला भी फील कर रहे हैं। और इसके बाद 1 हफ्ता तक जो है वो क्वारंटीन समय लीजिए एक हिसाब से। उसके बाद फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहेंगे, थोड़ा ट्रेडमिल वगैरह पर जो है चलाना फिराना, क्योंकि मसल्स में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है कहीं नहीं, क्योंकि अच्छा, एक ग्रेविटी बात का अमरपाल जी, देखिए ये तो बात हुई 41 साल लग गए, 41 साल बाद राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला ने ऐसा किया, इतना टाइम पीरियड के बाद भारत की तरफ से ऐसा कुछ हुआ कि कोई गया, सफलतापूर्वक वहां पहुंचा और फिर सफलतापूर्वक हमारे पास आ गया। कभी कभी ऐसे लोग जाते हैं, कैजुअलिटीज भी कितनी हुई हैं आप लोग जानते हैं।
डर मन के अंदर एक डर जरूर रहता है, क्योंकि जब अभी जैसे कि मिलिंद जी बता रहे थे कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब कोई सामान ऑब्जेक्ट ही कह लीजिए जब वो हवा के संपर्क में आता होगा, फिर स्पीड को कंट्रोल करना, फिर घर्षण होता होगा, घर्षण के बाद आग लग जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो उस जिसमें कैप्सूल जो होता है उसकी खासियत थोड़ा हमें बताएं, क्या साइंस के स्टूडेंट को समझना चाहते हैं क्या खासियत होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक विशेष प्रकार का कैप्सूल बनाया जाता है जो ड्रैगन कैप्सूल है। इस पर जो है मल्टी कोटेड लेयर की जाती है, लेयर बाय लेयर जो है वो पार्ट्स बाय पार्ट्स में लेयरिंग होती है इस पर, जैसे कि हीट शील्ड की लेयरिंग। तो वो लगभग जो है 3,000 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर वहन कर सकती है, माने झेल सकती है इतने टेम्परेचर को। और इसमें जो टेम्परेचर एंट्री होते समय या पर जाते समय जो होता है वो लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस के करीब में तक, मैक्सिमम 2000 2500, और वो कई हजार के लिए बनी हुई होती है। तो भी उसके बावजूद उसमें इतनी तेज बेरहम मार पड़ रही होती है, रेडिएशन की, फ्रिक्शन की, घर्षण की, वायुमंडलीय दबाव की और ग्रेविटी की। तो उसके कारण क्या होता है कि उस पर जो है वो थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा, इधर से गया तो एकदम साफ सुथरा था, व्हाइट था, आगे का जो पूरा नॉज कोन हुआ, फिर जो हमारा जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए थे वो मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल जिसे बोलते हैं, वो मॉड्यूल हुआ। और उस पर आप देख रहे हो थोड़े थोड़े स्पॉट अच्छा, टाइप के आ एक गए, बात लेकिन एक बात मिलिंद जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। देखिए कि अभी सुनीता विलियम्स को सफल लैंडिंग कराया गया कुछ दिन पहले, फिर इसके बाद अब शुभांशु को भी सफल लैंडिंग कराया गया, यानी एक रास्ता जो वो खुल गया है, वो समझ गई है लैंडिंग कराने वाली जो टीम है कि ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, क्योंकि बैक टू बैक ये दूसरा जो सफलता रहा है वो पृथ्वीवासियों के लिए, अभी तो हमें एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं कहेंगे, धरती वासियों के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है कि शुभांशु शुक्ला के साथ है वहां पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। यानी आगे चल के चीजें और रास्ता खुलेंगी, टेक्नोलॉजी पे और इसको अपग्रेड किया जाएगा और चीजें स्मूथ होंगी। जी बिल्कुल। तो स्पेस, या बल्कि मैं ये कहूँ कि साइंस साइंस एक ऐसी डोमेन है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कोई, उसमें फुल स्टॉप नहीं होता है कि चैप्टर 1 से शुरू हुआ है और चैप्टर 10 तक होगा। ये इन्फिनिटी होता है। जितने स्पेस मिशन होंगे उतना ही सीखने को मिलेगा, जितने ज्यादा रिसर्च होंगे उतना ही सीखने को और मिलेगा। ये अभी ऐसा नहीं है कि एक मिशन पे हो गया तो हम लोगों ने बहुत सारा एक कंक्लूजन बना लिया कि अब इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा है ही नहीं। अभी और भी चीजें आगे बढ़ानी है। तो ये जितने जितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जितने इस तरह के होंगे, आप देखिए इसी की वजह से शायद सुनीता विलियम्स को इतना कॉन्फिडेंटली अच्छे से बचा लिया गया। एक एस्ट्रोनॉट जो हमारे सुनीता विलियम्स और बाकी उनका क्रू जो फंसा हुआ था स्पेस में, वो तो काफी लंबे समय से फंसा हुआ था और वो बैक टू बैक डिले होता जा रहा था। बट फाइनली अगर आप देखिए कि फिर भी हम लोगों ने एक 100% सक्सेसफुल मिशन कर लिया। डिले था, बात सच है, बट शायद आने वाले टाइम में जब कोई अगर ऐसी ग्लिच या कोई टेक्निकल चीज आ जाती है और कोई मान लेते हैं कोई एस्ट्रोनॉट फंस जाता है, हाँ। तो शायद अब जो रेस्क्यू मिशन होगा वो सुनीता विलियम्स से अच्छा, भी जल्दी होगा मिलिंद और जी ज्यादा एक बात होगा। मैं थोड़ा राकेश शर्मा जी से को रिलेट करके जानना चाहूंगा। जी राकेश शर्मा जब चांद पर गए, उन्होंने देखा, पहले भारतीय जिन्होंने चांद पर कदम रखा, नील आर्मस्ट्रांग जो दुनिया के पहले व्यक्ति रहे चांद पर, उन्होंने कदम रखा। उस स्टडी से अब तक की स्टडी में क्या कुछ फाइंड आउट किया गया? कितनी उस समय की टेक्नोलॉजी और आज के 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एकदम टेक्नोलॉजी में कितनी चीजें आपको अंतर आई, समझ में आई क्या? वैसे वैसे तो शायरियों में आप लोगों ने और हम लोगों ने सुना होगा जी झांसी महबूबा हो गए, चंदा मामा, लेकिन ये सब ये जो बातें आप जी लोगों ने, वैज्ञानिकों ने सब कहावतें ही जी साबित कर दिए। वहां पर चंदा मामा भी चले आए और जिस तरीके से वो चांद जैसी महबूबा जो सोचते होंगे, शायद उनकी ऐसा वहां देखने के जी बाद वो कल्पना नहीं करेंगे। मिलिंद जी, फिर इसके बाद मैं आपके पास अमरपाल जी आऊंगा। जी बिल्कुल। देखिए 40 साल या 41 साल एक बड़ा समय होता है। उस दौर से और इस दौर में जो मेजर इंप्रूवमेंट आए वो हम जरूर कह सकते हैं। एक बिल्डिंग जो लॉन्च कैपेबिलिटी होती है ना, जो लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा अब इम्प्रूव हो गए हैं। तो अभी जैसे 1993 की बात करें तो जो सक्सेसफुल फ्लाइट थी आपकी PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो उस टाइम से लेके आज के टाइम पे मेजर चेंज आया है इन लॉन्च कैपेबिलिटी। अगर आप एज अ दुनिया, एज अ वर्ल्ड, एज अ होल की बात करें तो आज के स्पेस मिशंस इतने इतने श्योर शॉट होते हैं। मतलब सबको देखिए कॉन्फिडेंस था, किसी को ये नहीं था कि इसमें कोई ग्लिच होगा, इसकी कोई गड़बड़ होगी। यदि कोई अगर डिले आता है पार कर ले जाएंगे। जैसे कि वेदर फैक्टर्स हो गए, इनिशियली लॉन्च जब हो रहा था तो कुछ गैसेस लीक हो रही थी, उनका डिटेक्शन।
टेक्नोलॉजी बहुत बदली है। फिर जब ईयर 2000 का शुरू हुआ, इन द 2000s, तब मून मिशन शुरू हो गए थे, तब वो एक ग्लोबल इम्पैक्ट आने लगा था मून मिशन पे। तब आपका भारत की अगर बात करूं तो भारत में GSLV आ गया था, तो यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तब GSLV से हम लोग और ज्यादा आगे जाने लगे थे, हायर ऑर्बिट्स पे पहुंचने लगे थे। फिर उसके बाद चंद्रयान 1 का आप देखिए, अगर फिर भारत की बात करें 2018 में, तो वो देख रहे हैं